बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का इस वक्त दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुआ है और अमेरिका पहली मर्तबा पिछले कई दहाइयों में शायद उसने काम नहीं किया, वो बरतानिया में एटमी हथियार, न्यूक्लियर हथियार तैनात करने जा रहा है। और ये जो उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था उससे 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है जो वो इस वक्त प्लान कर रहा है कि उसने रूस के ऊपर गिराने हैं, क्योंकि रूस ने तो डिप्लॉय कर दिए हैं, इधर अमेरिका ने डिप्लॉय करवा दिए हैं। उसके साथ ही अमेरिका ने अपने जो सबसे अहम तरीन कमांडोज हैं उनको भी तैयार रखने का हुक्म किया है और साथ बरतानिया की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको भी जंगी मशकें करने का कहा है। अब ये पागल क्यों हो गए हैं? देखिए, आज हुआ ये है कि शाम के बॉर्डर के करीब एक ड्रोन हमला हुआ है और उस ड्रोन हमले के अंदर अमेरिका के फौजी मारे गए हैं। इन्होंने कहा जी 3 फौजी मारे गए हमारे। सोचिए, जब अमेरिका ने जो सारी जिंदगी इनके फौजी मारे जाते हैं इजराइल की तरह वो एडमिट नहीं करता, अगर उनके 3 फौजी मारे गए हैं तो इसका ये मतलब है कि कम से कम 10-15 मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इन पर अब हमला हुआ है और उसके अलावा 6 मिलिट्री बेसिस हैं जहां पर अमेरिका के ऊपर शदीद हमले हुए हैं और इतने हमले हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं। और उनको लग ये रहा है कि शाम के अंदर रूस असल में इन हमलों के पीछे है, जो इराक के अंदर मलेशिया है जिसको असल में ईरान बैक करता है, उसके साथ मिलकर ये अमेरिका पर शदीद हमले कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हमले कर रहे हैं ताकि अमेरिका इस खत्ते से निकले। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका अपना दिमागी तवाज़ुन खोता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यमन से जो उनको मार पड़ रही है, जो बुरी तरह वहाँ पर एक के बाद एक शिप तबाह हो रहा है, एक के बाद एक शिप तबाह हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में उसको ये लगता है कि हम मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। तो उसने फैसला ये किया है कि ये रूस की जानिब अब तोपों का रुख कर दिया जाए। असल में कहानी सादा ये है कि लड़ाई जो है वो मिडिल ईस्ट में शुरू करनी है और यूक्रेन में ख़त्म है, लेकिन वो यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म जो हो रही है उसको वो असल में रूस को ये डरा रहे हैं कि रूस इस वक्त कर रहा है एक बहुत बड़े हमले की तैयारी यूक्रेन में और वहाँ पर वो गालिबन फौजों के दस्ते उतारने की तैयारी करे कि वहाँ पर उसने फौजें उतारनी है और फौजें उतार कर उसने एक बहुत बड़ा हमले में कह देना है कि हम आ गए हैं। सो एयरफोर्स जाएगी, वहाँ पर कमांडोज जाएंगे और जाकर वो पूरे के पूरे यूक्रेन को फतह करेंगे। ये असल में उसको डराना चाह रहे हैं कि हम एटमी जंग तुमसे कर देंगे, हमारे न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो बरतानिया की एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं और ये 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जो मॉस्को समेत दीगर शहरों को उड़ाने की सलाहियत रखता है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम आपके शहरों को उड़ा देंगे। देखिए, ये शहरों को उड़ाने की बात करेंगे, पूरा यूरोप उड़ा देगा रशिया के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को भी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो तो सीधा जाकर अमेरिका को हिट करेगा। और अभी इनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये डिप्लॉय किया, इन्होंने न्यूक्लियर तक बात आ गई है, आप यकीन कीजिए, इस बात की तसल्ली रखिए कि अमेरिका मिसाइल चलाने के काबिल ही नहीं रहेगा। चाइना ने असल में जो इनके साथ शराकतदारी की हुई है रूस के साथ, चाइना ने इस वक्त टेक्नोलॉजी में इस चीज़ पर फोकस नहीं किया पिछले 10 से 15 सालों में कि फलाने के पास मिसाइल की रेंज है तो मेरे पास इतनी होनी चाहिए, फलाने की इतनी ताकत है तो मेरी इतनी होनी चाहिए, उसकी इतनी स्पीड है तो मेरी इतनी होनी चाहिए, मेरा हुजम ये होना चाहिए, मैं हवा में इतनी देर रहूँ। उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी खतरनाक है कि वो कहते हैं कि इस वक्त उन्होंने हालिया तजर्बा किया कि आप जब मिसाइल मारते हैं किसी भी जगह पर तो आपको वो मिसाइल लगना है, यानी आपने न्यूक्लियर मिसाइल मार दिया, चला दिया, तो वो फिर हिट होना है। उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है हाइपरसोनिक की और दूसरे मिसाइलों की कि 6 महीने तक वो फिजा के अंदर रह सकता है। और ये तो चाइना ने कहा है ना कि 6 महीने तक उन्होंने टेस्ट किया और बाद में उसको सक्सेसफुली वापस भी लेकर गए। 6 महीने तक वो फिजा में रहेगा, जब वो चाहेंगे जहां पर जाएंगे मार देंगे। इससे होगा ये कि आप किसी भी मुल्क की जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर की, आप उसको तबाह कर देंगे। यानी आप ये सोचें कि जब आप किसी का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उड़ा देंगे तो बस फिर आपने क्या मिसाइल चलाने। नंबर 2, जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आप मिसाइल फायर करें वहां से, उसको फायर करने से पहले वो आपका का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही जाम कर देगा कि ना आप मिसाइल फायर करने के काबिल रहे ना कुछ।
अब ये जो हरकतें कर रहे हैं कि जी हम मिसाइल फायर कर देंगे, फलाना कर देंगे, आप देखिए इनके साथ होता क्या है, आप जरा इंतजार कीजिए इनके साथ जो होना है। अमेरिका असल में इस वक्त पूरी तरह एक तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। ये यूरोप को तो खास तौर पर समझना चाहिए कि आपने जो रशिया की वजह से तबाही आपके साथ हुई है, यानी आपने गैस महंगी ले रहे हैं, वही गैस आप डबल ट्रिपल प्राइस के ऊपर भारत से ले रहे हैं जो आप पहले रूस से लेते थे। अब बना क्या है, आप सारे मालिक कूदे थे ना, बचा लिया आपने, बचा गए आप, बताएं तो सही ना। आप यूक्रेन को नहीं बचा सके, आपकी कैपेसिटी नहीं थी बचाने की। अब वहां पर यह है कि वहां के जितने फौजी है वो आहिस्ता आहिस्ता जंग से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। जब शिकस्त का मामला ये होता है, एग्जैक्टली अफगानिस्तान के अंदर ये हुआ था कि जब शिकस्त करीब आना शुरू हो गई थी तो अफगानिस्तान की जो फौज थी उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। वो जाने बचा रहे थे, वो भाग रहे थे, वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे थे। एग्जैक्टली इनकी फौज के साथ यही सूरत हाल है। ज़ेलेंस्की को जब पता चलता है कि जी मेरी फौज के लोग जो है वो लड़ने के काबिल नहीं, फलाना नहीं, जो आता है उसका कोर्ट मार्शल करते, उसको जेलों में फेंकते हैं। अब उन्होंने काम ये किया है कि अपने आप को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा लेते हैं, कहते हैं जी हम लड़ने के काबिल नहीं हैं तो हमें छुट्टी दे दी जाए। ये इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर यूक्रेन में हो गया। तो बताया आपने खाक जंग लड़नी है, ये बात का रूस को पता था। रूस असल में इस वक्त शाम के अंदर अमेरिका के ऊपर हमले करवा रहा है, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर रूस से किसी को खतरा है, सबसे ज्यादा अमेरिका को नहीं है, यूरोप को भी नहीं है, सबसे ज्यादा इसराइल को खतरा है। उसकी वजह यह है कि शाम के अंदर वो आकर बैठ के शाम को तो फतह करना था। 2015 में प्लान बन चुका हुआ था कि हमने 2016 तक पूरे का पूरा शाम फतह कर लेना, बशार अल असद की हुकूमत गिरा देनी है। अमेरिका वहां पर अड्डे बना चुका हुआ था, और साथ में ये भी प्लान बना हुआ था किसी तरह हम शाम के अंदर इसराइल के अड्डे बना ले, उनकी फौजें उतर जाए और वो जिस तरह फलस्तीन खाया वो इलाके खाना शुरू हो जाए। लेकिन उस वक्त पुतिन आ गया, उसने आकर इनको बचाया। तो अब तक इसराइल को गुस्सा था। अब हालिया इसराइल ने कुछ मिसाइल मारे जिसको जो रूस के मिसाइल सिस्टम ने हवा में उड़ाकर तबाह कर दिया, और साथ बयान दे दिया कि फलस्तीन को अगर जरा भी आंच आती है तो हम ये काम नहीं होने देंगे। और ये बात याद रखिएगा, कोई आम बंदा करे तो चले बात कही जा सकती है कि पता नहीं उसमें दमखम है कि नहीं। ये वो बंदा कर रहा है जो 50 ममालिक को यूक्रेन में शिकस्त देकर आ रहा है, और अभी भी उसने गले से पकड़ा हुआ है, और बशार अल असद की हुकूमत उसने बचाई है। ईरान की बैक पर वो खड़ा हुआ है, सारी टेक्नोलॉजी और सारा मामला सब कुछ उसके हाथ में है, और दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियों के बावजूद भी वो इस वक्त आसमान पर है। बरतानिया जो मर्जी कहता रहे, उनके लेवल का आप सोचे जरा, इनकी औकात क्या है बरतानिया की। इनकी औकात इस दफा इस जंग में बड़ी खुलकर सामने आई है। यमन ने असल में शिप तबाह की है, जरा देखिए कैसे राख का ढेर बन गए हैं। और मजे की बात यह है कि नेवी जो थी बरतानिया की, देखिए आप किसी मुल्क का शिप उड़ाते हैं और उसकी नेवी पास खड़ी हो तो बचा ना सके तो लानत नहीं है ऐसी नेवी के ऊपर, डूब मरने का मकाम नहीं है। यानी आप अंदाजा कर लें कि बरतानिया की औकात और बरतानिया की हालत ये हो चुकी हुई है कि वो हमला ही नहीं कर पाए किसी सूरत। यानी ये कैसे आप इसको कह सकते हैं दुनिया को कि बरतानिया यमन पर हमला नहीं कर पाया। उन्होंने कहा जी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम यमन के मिसाइलों को रोक सके, उनको तबाह कर सके, अपने बचा सके। यानी आप सोचे कि माजी की सुपर पावर यानी पूरी दुनिया में इनका राज था, और इन्होंने बदबख्ती की है। पाकिस्तान बरसगीर के अंदर जो हाल करके गए हैं हमारा, और जो सब कुछ है, वो कह रहे हैं जी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक गरीब सा मुल्क, वो मुल्क जिसकी 50% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खाती, हम उसके साथ लड़ाई करने के काबिल नहीं। और कहा यह गया है कि नॉर्वे से हम मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, जो हमने अपने जो वेसल है वॉरशिप उस पर लगाया, उसको टेस्ट करेंगे, वो कामयाब होगा फिर देखेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि 2028 तक हमारे पास ऐसा वॉरशिप आ जाएगा कि हम यमन का मुकाबला कर पाएंगे। आपके नजदीक शायद ये जोक होगा, लेकिन ये सीरियस है। और ये टेलीग्राफ समेत सारी दुनिया में स्टोरी ब्रेक हुई और उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। कमाल बात नहीं है। अब यहां पर इन्होंने प्लान किया है कि हमने न्यूक्लियर हमला करना है। देखिए, न्यूक्लियर हमला करने से पहले चाइना ने काम ये किया है कि इनकी फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी खत्म करनी है। इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। अमेरिका तैयार बैठा हुआ है, उसने कुछ करना है, और इन लोगों ने भी करना है। अमेरिका की अक्सर भड़के भी होती हैं, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर रूस अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। जंग तो इन्होंने छेड़नी है, जो यूक्रेन वाला महाजा, क्योंकि यूक्रेन अगर फतह होता है तो याद रखिएगा फिर पूरे का पूरा यूरोप हाथ से जाएगा। देखिए, यूरोप जाने का मतलब क्या है कि नेटो कल को फिर अमेरिका को कह देगी
कि आज के बाद हमारा आपके साथ कोई गुजारा नहीं। अभी बातें हो रही हैं कि नेटो के अंदर सबसे ज्यादा अमेरिका पैसा देता है और सबसे कम मदद उसको मिलती है। तो ये काम असल में पैसा देता है और वो इनको जहां घुमाता वो आ जाता है। अब इन्होंने प्लान ये किया हुआ है, सबसे ज्यादा जो इनका प्लान है कि हमने इस सारी सूरत हाल से किस तरह निकलना है। अब उनका प्लान इस वक्त कामयाब नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं हमने रूस को कर, क्योंकि एक दफ़ा यूरोप निकल गया इनके हाथ से। देखिए ऑलरेडी मैक्रन से लेकर 3-4 जो यूरोप के ममालिक हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने जाना है और इनसे मुलाकातें करनी है, हमने इनसे बातचीत करनी है। वो बातचीत और मुलाकातें क्या है? वो कह रहे हैं कि हम पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले वो पुतिन से बात करें, खासतौर पर मैक्रन। अमेरिका ये चाह रहा है कि एक लड़ाई शुरू हो जाए और हम यूरोप के अंदर फूट ना पड़ जाए कि वो सारे जाकर डील करना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए फ्रांस की और जर्मनी की इकोनॉमी का सत्यानाश इस वक्त हो रहा है और इस जंग ने उनको इतना बुरी तरह खोखला कर दिया कि वो रिसेशन में जा रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, बुरी तरह वहाँ बहरान पैदा होने वाला है, उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क हो गया है। तो वो प्लान कर रहे हैं कि अब हम इस साल किसी ना किसी तरह पुतिन से सुलह कर ले। कई ममालिक, देखिए 3-4 ममालिक ने कर ली तो बाकी भी कर लेंगे। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही। इस वक्त अमेरिका का पिट्ठू जो बना हुआ है, जिसको इसराइल पूरी तरह मैनेज करता है, 2 ही ममालिक है ना जिसको इसराइल की पूरी ग्रिप है, एक अमेरिका और एक बरतानिया है। तो बरतानिया की तो सूरत हाल बड़ी पुरानी है, वो क्यों इसराइल उसको मैनेज करता है और उसको यानी पूरी तरह हावी है उस पर। देखिए 2 ममालिक हैं, आप अंदाजा कर ले कि इसराइल ने कहा अमेरिका को, इसराइल ने कहा बरतानिया को कि आपने यमन के खिलाफ लड़ाई करनी है, फौरी तौर पर पहुंचो। अमेरिका कहता रहा नहीं हम ये कर सकते, फिलहाल करते करते वो आगे। यानी करने क्या है? अब आकर वो कह रहे हैं बरतानिया की नेवी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है यमन के साथ लड़ाई करने की। हम वो अपना जहाज दूर से लेकर आते हैं, जेट साइप्रस से उड़ाते हैं और फिर लंबा चक्कर लगाकर एक हमला करते हैं। सोचो मिसाल के तौर पर इनका कोई शिप जा रहा है, यमन ने उसको तबाह कर रहे हैं जैसे ये तबाह किया हुआ है, तो वो तबाह कर रहे हैं, उनके पास चंद मिनट्स होते हैं, वो तो जाएंगे वहां से उड़ेंगे, न जाने कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन पहले तैयारी होगी, वहां से उड़ते उड़ते आएंगे और पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं, उससे पहले वो ऑपरेशन करके बाहर चले भी जाते हैं। यानी इनके पास क्या है? तो फिर आप जब जंग नहीं लड़ सकते थे तो आपने हामी क्यों भरी और आप इस जंग में कूदे क्यों हैं? सोचे जब आपका लेवल ये हो जाता है कि आपको ना पता है कि आपकी जंग क्या है, आपकी लड़ाई क्या है, आपकी सारी सूरत हाल क्या है, तो फिर मामलात इसी तरह होते हैं। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि हम रुख जो है वो मॉस्को की जानिब करेंगे, हम वहां पर हथियार फलाना। रूस इतनी ज्यादा बमबारी कर देगा, इतनी बमबारी कर देगा कि ऐन मौके के ऊपर जब ये जंग छिड़ेगी, बरतानिया की तो ये सूरत हाल है। देखिए एक बड़ी मजेदार बात हुई, ये जब जंग में फाइनल मोमेंट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी इतनी वीकनेस आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल इसकी ये है कि इसराइल ने जब लड़ाई की हमास के साथ तो 12 दिन में इन्होंने कहा था कि हम जीत जाएंगे। गुलानी ब्रिगेड्स ने तो दावा किया था 1 हफ्ते का, और हालत ये 115 दिन के बाद वहां पर ये मामला हो गया कि वो कह रहे हैं कि हम जंग जीतने की पोजीशन तो दूर की बात है, हमें हो सकता है 3-4 साल जंग ये लड़नी पड़े और लंबी लेकर जाएंगे, और हमें फिलहाल कोई पता नहीं कि हम जंग के साथ क्या करेंगे क्या नहीं। फिलहाल हमें इतना पता है कि हम 3-4 साल तक हमास को शिकस्त नहीं दे सकते। अब उनका मकसद और मोटिव ये है कि भाई हम असल में इतनी देर तक करेंगे, इनके वसाइल खत्म हो जाएंगे और फिर कुछ हमारे लिए फायदा होगा। ये कितनी आज से अगर ये जंग ना होती तो आपको पता चलता कि इसराइल इतनी बुरी तरह शिकस्त खा रहे, उसकी फौज, उसकी एयरफोर्स सब कुछ नाकाम हो गया। यमन की अगर ये लड़ाई ना होती तो आपको पता चलता कि बरतानिया की नेवी ये कहेगी कि भाई हमारे पास वो मिसाइल नहीं है कि हम यमन का मुकाबला कर सकें, और हमारे पास वो डिस्ट्रॉय नहीं। अब वो बातचीत ये हो रही है कि जो पार्लियामेंट में कहा था वो जी हम तो बड़े 2 साल से कह रहे थे कि बरतानिया की नेवी कमजोर है। आपको कभी पता चलता है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है? यमन जैसे एक मुल्क ने इनको गले से पकड़ा हुआ है। आपको पता चलता अगर यूक्रेन की जंग ना होती तो पता चलता है 50 ममालिक कितने वीक हैं। आपको कभी पता चलता कि दुनिया की सुपर पावर्स को अफगानिस्तान के अंदर दफनाया जा सकता है? कभी आपको ये पता चलता? नहीं चलता। ये जंगें हुई तो पता चला। एग्जैक्टली जब ये यहाँ पर एटमी हमला करने के लिए मिसाइल छोड़ेंगे या वहां लड़ाई करेंगे, आपको बरतानिया का पता चल जाएगा कि बरतानिया की औकात क्या है। ये लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये आप जरा अंदाजा करें, थोड़ा अरसा रहने दो, उसके बाद जो इनके साथ होगा वो सारी दुनिया देखेगी। तो अब जो सूरत हाल और जो पैमाना इस वक्त जारी है यहाँ पर, वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल का तो मामला बड़ा खराब है। अमेरिका असल में ये सारे काम कर रहे हैं। देखिए एक दफ़ा ये जो बाइडेन को इलेक्शन हारने दे, एक दफ़ा इसकी कुर्सी जाने दे,
आपको जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो सारी पॉलिसीज रिवर्स करती हुई नजर आएगी। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। सो लिहाजा इस वक्त जो मामला हुए हैं वो इसराइल के लिए तो बड़े तबाहकुन है, अमेरिका के लिए बड़े तबाहकुन है और बाकी ताकतों के लिए बड़े तबाहकुन है। आप मॉस्को में मिसाइल मारेंगे, वो 10-15 ममालिक नहीं उड़ाएगा यूरोप के। अब देखिए तो सही वो करता क्या है, और वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा और बाकी ममालिक को भी नहीं। वैसे भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, तो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तो पहले वाशिंगटन में लगने को तैयार है। ये इनकी खाम ख्याली, यही बढ़ के इन्होंने मारी थी यूक्रेन में, उन्होंने उस बंदे ने इन सबको उड़ा कर रख दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।